ईडन हैजार्ड उन फुटबॉलर्स में से एक थे जिनके बारे में बात करते वक्त अक्सर एक ही फीलिंग सामने आती थी, व्हाट कुड हैव बीन। क्योंकि उनका करियर सक्सेस से भी भरा हुआ था और फेलियर से भी। वो एक ऐसे प्लेयर थे जिनको देखकर लगता था कि फुटबॉल उनके लिए मेहनत नहीं, जैसे एक नेचुरल एक्सप्रेशन हो। उनकी ड्रिबलिंग एफर्टलेस होती थी, उनका बैलेंस ऑलमोस्ट अननेचुरल लगता था और डिफेंडर्स के लिए वो एक कांस्टेंट नाइटमेयर बन जाते थे। लेकिन जब आज हैजार्ड के करियर को पीछे मुड़कर देखा जाता है तो एक सवाल बार बार उठता है, अगर सब कुछ इतना स्पेशल था तो उनका एंड इतना पेनफुल क्यों था। अब हैजार्ड के टैलेंट पर कभी भी किसी को कोई भी डाउट नहीं था। बेल्जियम के एक छोटे से शहर ला लूवियर में पैदा हुए ईडन हैजार्ड फुटबॉल के एनवायरनमेंट में ही बड़े हुए थे। उनके दोनों पेरेंट्स प्रोफेशनल फुटबॉलर थे, इसलिए फुटबॉल उनके लिए कभी कोई हॉबी नहीं थी, उनके लिए जैसे वो एक फैमिली कल्चर था। और बचपन से ही उनका बॉल के साथ एक अलग कनेक्शन दिखने लगा था। कोचेस बताते थे कि ट्रेनिंग के टाइम पे भी हैजार्ड के मुंह पर एक स्माइल रहती थी क्योंकि उनको प्रेशर कभी फील ही नहीं होता था। अब वो एक नेचुरली गिफ्टेड फुटबॉलर थे, लेकिन उस गिफ्ट के साथ एक प्रॉब्लम भी जुड़ी रहती थी, जो कि था कंफर्ट। ईडन हैजार्ड को कभी भी सर्वाइवल मोड में फुटबॉल खेलने की जरूरत ही नहीं पड़ी। फ्रांस के लील की एकेडमी में उनका राइज काफी फास्ट था। सिर्फ 16 साल की एज में उन्होंने अपना सीनियर डेब्यू कर लिया था और पूरे लीग वन को धीरे धीरे अपनी तरफ खींच लिया था। उस टाइम पर पीएसजी इतना बड़ा सुपर जायंट इन फुटबॉल नहीं था और फ्रेंच फुटबॉल का जो पूरा स्पॉटलाइट है वो पूरी तरीके से ईडन हैजार्ड पर था। 2010-11 और 2011-12 वाले सीजन्स में ईडन हैजार्ड ने लील को एक हिस्टोरिक लीग डबल जिताया, लीग वन और कू दे फ्रांस। वो लीग के प्लेयर ऑफ द ईयर बने और वो सबसे यंगेस्ट प्लेयर थे जिसको ये अवार्ड मिला था। उस मोमेंट पर पूरे यूरोप को एक क्लियर मैसेज मिल चुका था कि एक नेक्स्ट लेवल सुपरस्टार आ चुका है। अब ईडन हैजार्ड का फुटबॉल स्टाइल काफी यूनिक था। वो सिर्फ पेस या फ्लैशी स्किल्स पर डिपेंड नहीं करते थे, वो डिफेंडर्स को आउटप्ले करते थे टाइमिंग, क्लोज कंट्रोल और फेंट्स के थ्रू। अब आपको मेसी तो याद हो गई, तो मेसी के अराउंड जो प्रोफाइल थी वही चीज ईडन हैजार्ड यहाँ फ्रांस में कर रहे थे। और लियोनेल मेसी के बाद सबसे ज्यादा फाउल्स झेलने वाला प्लेयर यूरोप में ईडन हैजार्ड ही था। अब इसका रीजन बहुत ही सिंपल था, क्योंकि डिफेंडर्स के पास सिर्फ दो ही ऑप्शंस होते थे, या तो टैकल कर दो या फाउल कर दो, और ज्यादातर केसेस में फाउल ही होता था। 2012 में जब ईडन हैजार्ड चेल्सी ज्वाइन करते हैं तो जो एक्सपेक्टेशंस होती हैं वो स्काई हाई हो जाती हैं। अब देखा जाए तो प्रीमियर लीग हमेशा से टेक्निकली गिफ्टेड प्लेयर्स के लिए हार्श रही है, लेकिन हैजार्ड ने यहाँ आकर सिर्फ अडैप्ट नहीं किया, उन्होंने इस लीग को डोमिनेट कर दिया। क्योंकि उनके फर्स्ट ही सीजन में चेल्सी ने जाकर सीधा यूरोपा लीग जीत लिया और ईडन हैजार्ड देखते ही देखते टीम के फोकल पॉइंट बन गए। अब जब बॉल ईडन हैजार्ड के पैरों में होती थी तो सारे प्लेयर्स, फैंस, पूरा स्टैमफोर्ड ब्रिज ये जानता था कि कुछ स्पेशल होने वाला है और वो बहुत ही नेक्स्ट लेवल चीयर करते थे हैजार्ड के लिए। 2014 और 15 वाला सीजन हैजार्ड के करियर के लिए उनका पीक सीजन माना जाता है। जोसे मोरिनियो के अंडर वो प्रीमियर लीग के सबसे इन्फ्लुएंशियल प्लेयर रहे। अब उन्होंने गोल्स भी मारे, उन्होंने असिस्ट भी दिए और हर मैच में ऑपोजिशन टीम अपना बेस्ट डिफेंडर हैजार्ड के पीछे ही लगाती थी। चेल्सी लीग टाइटल जीत गई और हैजार्ड प्लेयर ऑफ द सीजन बने। अब इसी फेज में एक बहुत इंटरेस्टिंग डिबेट शुरू हुई, व्हिच वाज हैजार्ड वर्सेस नेमार। और कभी कभी तो बैलन डोर पोडियम के लिए ईडन हैजार्ड का नाम लिया जाने लगा। वो दुनिया के टॉप 5 प्लेयर्स में काउंट होने लगे। लेकिन हैजार्ड के करियर का एक स्ट्रेंज पैराडॉक्स भी था, वो कभी भी एक ऑब्सेसिव फुटबॉलर नहीं रहे। वो फुटबॉल को एंजॉय जरूर करते थे, लेकिन वो फुटबॉल को वर्शिप नहीं करते थे। इंटरव्यूज में वो ओपनली कहते थे कि उन्हें ट्रेनिंग से ज्यादा मैचेस पसंद आते हैं। न्यूट्रिशन, डिसिप्लिन, रूटीन के मामले में वो कभी भी एक्सट्रीम नहीं गए। अब ये चीज उन्हें रिलेटेबल तो बना देती थी, लेकिन एलीट लॉन्जेविटी के लिए वो कभी भी सही नहीं था और बहुत ही
रिस्की था। 2016-17 वाले सीजन में उन्होंने एक और मास्टर क्लास डिलीवर की। एंटोनियो कॉन्टे के 3-4-3 के सिस्टम में वो फिर से अनस्टॉपेबल हो गए। चेल्सी ने उस साल फिर से लीग टाइटल जीता और हैजार्ड का नाम प्लेयर ऑफ द सीजन में आने लग गया। लेकिन एक चीज जो उनके करियर के साथ कंसिस्टेंटली मिसिंग रही वो थी चैंपियंस लीग सक्सेस। और ये एब्सेंस धीरे धीरे उनकी लेगेसी पर एक क्वेश्चन मार्क बनने लग गया। इसी बीच रियल मैड्रिड का शैडो उनके करियर पर और भी ज्यादा गहरा होने लग गया। जिनेदीन जिदान ओपनली ईडन हैजार्ड के एक एडमायरर रहे और फ्लोरेंटिनो पेरेज के लिए भी ईडन हैजार्ड एक गैलेक्टिको साइनिंग थे। और फिर 2019 में वो ट्रांसफर हुआ जो हैजार्ड की करियर के लिए एक टर्निंग पॉइंट बन गया, चेल्सी टू रियल मैड्रिड। अब मैड्रिड में हैजार्ड बहुत ही बड़े बड़े ड्रीम्स के साथ आए थे, लेकिन उनकी बॉडी उनका साथ नहीं दे रही थी। प्री सीजन में ही उन्होंने फिटनेस चेक्स फेल करना शुरू कर दिया, इंजरीज का सिलसिला शुरू हो गया और कॉन्फिडेंस धीरे धीरे क्रैक होने लगा। अब रियल मैड्रिड जैसे क्लब में जहां पेशेंस ऑलरेडी बहुत कम होता है, वहां पर हैजार्ड की कंफर्ट के लिए जगह बहुत कम थी और हैजार्ड की रिलैक्स पर्सनालिटी वहां पर सूट नहीं कर पा रही थी। और एक के बाद इंजरीज पे इंजरीज पे इंजरीज पे इंजरी ने उनका पूरा रिदम ब्रेक कर दिया। वो प्लेयर जो डिफेंडर्स को टॉर्चर करता था वो अब अपनी खुद की बॉडी से लड़ाई कर रहा था। अब मैड्रिड फैंस ने स्टार्टिंग में तो पेशेंस दिखाई, लेकिन गैलेक्टिको एक्सपेक्टेशंस के साथ पेशेंस भी और भी जल्दी खत्म हो जाता है। हैजार्ड के बेस्ट मोमेंट्स एक मैड्रिड शर्ट में कभी आ ही नहीं पाए प्रॉपर्ली। जिदान का ट्रस्ट कम होता गया धीरे धीरे और एंचेलोटी के आने के बाद हैजार्ड बस एक पेरिफेरल प्लेयर बनकर रह गए। अब इसी फेज में विनिशियस जूनियर का एक बहुत एपिक राइज आया, जिसकी वजह से हैजार्ड के करियर का एक एंड वार्निंग सिग्नल उन्हें दिखने लगा था। इंटरनेशनल फुटबॉल में भी हैजार्ड की जो स्टोरी है वो काफी बिटर स्वीट रही है। बेल्जियम की गोल्डन जनरेशन, केविन डे ब्रुयना, लुकाकू, कोर्तुआ कंपनी पेपर पर वर्ल्ड चैंपियंस लगती थी और 2018 वर्ल्ड कप में हैजार्ड ने अपनी इंटरनेशनल लेगेसी के बुक का सबसे स्ट्रॉन्ग चैप्टर लिखा। ब्राजील के अगेंस्ट वो मैन ऑफ द मैच रहे और बेल्जियम ने थर्ड फिनिश किया। सेमीफाइनल में फ्रांस के अगेंस्ट भी हैजार्ड आउटस्टैंडिंग रहे, लेकिन किस्मत बेल्जियम के साथ नहीं थी। एंड इसके बाद तो डिक्लाइन स्टार्ट हो गया, जहां पर इंजरीज होने लगी, लॉस ऑफ रिदम आ गया और मीम स्टार्ट हो गए। वो प्लेयर जो फुटबॉल को खेलना एंजॉय करता था, उसे फुटबॉल अब एंजॉय नहीं करने दे रहा था। 2023 में सिर्फ 32 इयर्स की एज में हैजार्ड ने फुटबॉल से रिटायरमेंट अनाउंस कर दी। अब ये एज जनरली फुटबॉलर्स के लिए एक सेकंड पीक के नाम पर आती है, लेकिन हैजार्ड के दिमाग और बॉडी दोनों ने गिव अप कर दिया था। अब हैजार्ड की जो लेगेसी है उसे समझना सिंपल नहीं है, क्योंकि वो नंबर्स के मॉन्स्टर नहीं थे, ना ही वो चैंपियंस लीग के एक सीरियल विनर रहे। लेकिन माइंड यू, जब हैजार्ड पीक पर होते थे तो दुनिया का बेस्ट डिफेंडर भी नाचने लग जाता था। और नेमार के साथ भी उनकी जो कंपैरिजन है वो जस्टिफाइड थी, क्योंकि दोनों ही फुटबॉल को एज अ फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन एंड इमोशन सोचते थे, लेकिन फुटबॉल कभी भी उनके लिए प्रोफेशनली उतना एक्टिव या स्ट्रॉन्ग नहीं था, क्योंकि उनके लिए वो सिर्फ एक प्रोफेशन नहीं था, वो एक फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन था। हैजार्ड उन रेयर प्लेयर्स में से एक थे जो फुटबॉल को काम नहीं एज आर्ट देखते थे। शायद इसी वजह से वो मॉडर्न टाइम के हाइपर डिसिप्लिन स्ट्रक्चर के साथ अडेप्ट नहीं कर पाए। मॉडर्न फुटबॉल ऑब्सेशन, न्यूट्रिशन और लॉन्जेविटी डिमांड करता है, जबकि हैजार्ड फ्रीडम, इंस्टिंक्ट और जॉय के साथ खेलते रहे। और जब वो जॉय धीरे धीरे चला गया तो उनका गेम भी उनसे दूर हो गया। तो इसीलिए जब लोग पूछते हैं कि ईडन हैजार्ड का करियर एक सक्सेस था या फेलियर, तो इसका जवाब देना सिंपल नहीं है। वो फेलियर नहीं रहे, लेकिन वो अपने मैक्सिमम पोटेंशियल तक भी नहीं पहुंच पाए। एंड इसीलिए वो एक बहुत बड़े रिमाइंडर है कि टैलेंट अलोन काफी नहीं होता और कभी कभी सबसे गिफ्टेड प्लेयर्स ही सबसे फ्रेजाइल होते हैं। ईडन हैजार्ड फुटबॉल का एक बहुत ही बड़ा व्हाट इफ है, और शायद इसीलिए जब फुटबॉल फैंस नॉस्टैल्जिया में जीते हैं तो ईडन हैजार्ड का नाम हमेशा आता है। क्योंकि मुझे याद है कि जब भी ईडन हैजार्ड खेलते थे तो फुटबॉल थोड़ा सा और खूबसूरत हो जाता था।